हेलो ट्रेनीज, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल सीए। पिछले 1.5-2 साल से एनसीवीटी सीटीएस ट्रेड्स के कोर्स सिलेबस जो है वो चेंज हो चुके हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिलेबस भी चेंज हो चुका है। अगर आपको ये सिलेबस कैसे डाउनलोड करने हैं वो देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं कि कैसे आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वर्कबुक भी अगर आपको डाउनलोड करना हो तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 12 मॉड्यूल है और वो 12 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल है बेसिक इंग्लिश स्किल्स, जो कि 4th नंबर का मॉड्यूल है। उसके लिए हम आज 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ अ वॉवेल? कौन सा स्वर है? तो दोस्तों हमको पता है A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स है। उसमें AEIOU जो है, AEIOU ये आपके स्वर हो गए हैं और बाकी के जो है वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि व्यंजन। तो इसमें आंसर क्या आएगा? AEIOU ये हमारे स्वर है। तो ए ऑप्शन है वाई, बी ऑप्शन है एच, सी ऑप्शन है एस और डी ऑप्शन है यू। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग अ करेक्ट सफिक्स? इनमें से किसमें सही प्रत्यय नहीं है? सबसे पहले सफिक्स क्या है वो जानते हैं। जब भी हम कोई वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि एस या ईएस उसके पीछे लगता है। प्रेजेंट टेंस के लिए कोई वर्ड हमको लेना है, जैसे कि वॉक, उसका हो जाएगा वॉक्स। ही वॉक, उसका हो जाएगा ही वॉक्स, यानी कि एस पीछे लगेगा। उसके बाद में पास्ट टेंस के लिए कोई भी वर्ड में हम ईडी यूज़ करते हैं, जैसे कि प्ले, उसका हो जाएगा प्लेड। तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम एस या ईएस यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस के लिए ईडी यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए वॉक, वॉक के लिए वॉक्स हो जाएगा। बाद में पास्ट टेंस के लिए हम देखें तो प्ले के लिए, पास्ट टेंस के लिए देखें तो प्ले का पास्ट टेंस जो है वो प्लेड हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखें तो ये एस और ये ईडी जो है वो सफिक्स है। तो अभी हम क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही सफिक्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो बॉयज़ के लिए एस जो है वो प्लूरल बनाने के लिए है, बटरफ्लाइज के लिए येस IES भी प्लूरल बनाने के लिए है, पेंटेड के लिए ईडी जो है वो पास्ट टेंस के लिए है। तो यहाँ पे एक सफिक्स सही नहीं है, वो है जेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंड्स। द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज, मतलब फर्नीचर शब्द का बहुवचन इनमें से कौन सा? सबसे पहले हम प्लूरल के लिए कुछ रूल्स जो है वो देख लेते हैं। अगर आपके वर्ड में एंड के लेटर जो है वो CH, SH, S, SS या फिर X और O, अगर आपका कोई भी वर्ड ये लेटर से एंड होता है तो इसके लिए आपको प्लूरल करने के लिए पीछे आपको ES लगाना है और बाकी के वर्ड के लिए आपको सिंपल S लगाना है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कैच। कैच का प्लूरल जो है वो हो जाएगा कैचिस। इसके बाद में SH से एक देखते हैं तो डिस,
डिश का प्लूरल हो जाएगा डिशेस। बाद में एक और विंडो के लिए प्लूरल जो हो जाएगा उसमें विंडोज़, मतलब कि डायरेक्ट एस पीछे लग जाएगा। बैग, बैग का अगर प्लूरल देखें तो बैग्स, इस तरह से प्लूरल होगा। सेकंड एक रूल है, अगर आपका वर्ड वाई लेटर से कंप्लीट होता है, यानी कि वाई लेटर एंड में आता है, जैसे कि आपका वर्ड है एबिलिटी, यानी ये जो वर्ड है उसमें एंड में वाई आ रहा है और वाई के आगे अगर आप देखो तो एक कॉन्सोनेंट्स है। अगर ऐसा होता है तो आपको वाई का आई करके उसमें ईएस लगा देना है, यानी कि एबिलिटी का प्लूरल फॉर्म जो है वो हो जाएगा एबिलिटीज़, एबिलिटीज़, आई ई एस, वाई का हो जाएगा आई ई एस। इसी तरह अगर आपका वर्ड वाई से एंड हो रहा है और वाई के आगे वॉवेल्स है, यानी कि ए ई आई ओ यू, तो आपको सिंपल एस एंड में लगा देना है, जैसे कि बॉय। इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा बॉयज़। इस तरह से अगर वाई में अगर कॉन्सोनेंट्स आ रहा है तो उसके लिए आपको वाई का आई करके ई एस लगाना है, और अगर वाई के आगे वॉवेल है तो उसमें आपको डायरेक्ट एस लगा के आप प्लूरल उसका कर सकते हो। प्लूरल के लिए थर्ड रूल, अगर आपका वर्ड एफ़ से कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि अगर आपके वर्ड में एफ़ सबसे एंड में है, जैसे कि एक वर्ड हम ले लेते हैं लीफ, तो इसका आपको प्लूरल बनाने के लिए एफ़ अगर एंड में है तो इसका एफ़ के बदले आपको वी और बाद में ई एस करना है, लीव्स। इसी तरह नाइफ, नाइफ में भी एफ़ प्रोनाउंसिएशन में सबसे एंड में है तो आपको नाइफ का नाइव्स करना है, वी ई एस, एफ़ के बदले आपको वी ई एस करना है। मिसलेनियस वर्ड्स के लिए भी प्लूरल फॉर्म, जैसे कि पर्सन है तो उसका हो जाएगा पीपल, मैन, मैन है तो इसके लिए मैन हो जाएगा लेकिन स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। वूमन है तो उसके लिए वीमेन हो जाएगा, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। चाइल्ड के लिए प्लूरल फॉर्म जो है ये चिल्ड्रन हो जाएगा। टूथ के लिए टीथ, और फुट के लिए फिट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, करेक्ट होमोफोन्स पेयर इज, सही होमोफोन्स की जोड़ी कौन सी है इसमें, वो आपको पहचानना है। सबसे पहले फ्रेंड्स होमोफोन्स और होमोग्राफ के बारे में जान लेते हैं। होमोफोन्स मतलब जो दो वर्ड्स जो बोलने में एकदम सेम हो लेकिन उसके स्पेलिंग अलग हो, उसको होमोफोन्स कहते हैं। और होमोग्राफ मतलब जिसकी स्पेलिंग एक समान हो लेकिन बोलने में अलग हो, उसको होमोग्राफ कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले होमोफोन्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइनर, माइनर। तो पहला जो माइनर है वो 18 साल के नीचे का उसके लिए है, और दूसरा जो माइनर है वो है आपका जो माइंस में जाने वाला इंसान है, उसको भी हम माइनर कहते हैं। उसके बाद में टू प्रेजेंट, मतलब किसी को कुछ चीज़ बताना, प्रेजेंट करना, और प्रेजेंट मतलब किसी को कुछ गिफ्ट देना। दोनों की स्पेलिंग सेम है। एक होमोफोन्स का एग्जांपल देखते हैं, अलाउड और अलाउड, दोनों बोलने में एक जैसे हैं। पहला वाला जो अलाउड है वो किसी को
अनुमति देने के लिए है, और दूसरा जो अलाउड है वो ज़ोर से बोलने के लिए है। तो दोनों बोलने में सेम है लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है, उसको होमोफोन्स कहा जाता है। अब होमोग्राफ के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिए हुए हैं यही होमोग्राफ्स के एग्जाम्पल। स्पेलिंग एक समान है लेकिन बोलने में वो अलग होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले टू लीड मतलब नेतृत्व करना, और दूसरा जो है उसको लेड बोलेंगे, मतलब वो शीशे के लिए यूज हो सकता है। दूसरा है बी ऑप्शन रीड, और उसके बाद है रेड। रीड का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो हो जाएगा रेड। उसके बाद में है टू लीव। टू लीव मतलब रहना, और लाइव, लाइव मतलब जीवन प्रसारण। तो होमोग्राफ जो है उसमें स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन बोलने में वो अलग होते हैं। लेकिन होमोफोन्स जो है उसमें बोलने में एक समान रहता है लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग रहती है। तो यहाँ पे जो है सन मतलब बेटा और सन मतलब सूरज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो होमोफोन्स की सही पैर में आ जाएगा। नेक्स्ट, साइलेंट लेटर इन न्यूमोनिया एंड साइकोलॉजी इज डैश रिस्पेक्टिवली। न्यूमोनिया और साइकोलॉजी में शांत स्वर कौन से हैं? तो दोस्तों शांत स्वर मतलब जो वर्ड में होते हैं लेटर्स लेकिन हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे कि न्यूमोनिया में हम पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, साइकोलॉजी में हम पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। तो दोनों जो वर्ड है उसमें पी साइलेंट लेटर है, इसलिए ऑप्शन सी दोनों पी जो है वो इसमें साइलेंट लेटर है। कुछ और वर्ड्स हम देख लेते हैं साइलेंट लेटर्स के लिए, जैसे कि नॉक। नॉक में के जो है ये साइलेंट लेटर है। उसके बाद में और एक देख लेते हैं राइट। राइट में डब्ल्यू जो है ये साइलेंट लेटर है। नाइफ, नाइफ में के जो है ये साइलेंट लेटर है। और रिस्ट, रिस्ट में डब्ल्यू जो है साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेते हैं। दिस इज डैश यूनिवर्सिटी, चूज करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल चुने। तो सबसे पहले आर्टिकल के बारे में जानते हैं। हमारे पास 3 आर्टिकल्स है, ए एन एंड द। हमारे पास 26 लेटर्स है, उसमें ए ई आई ओ और यू जो है वो वोवेल है। वोवेल से पहले हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं, और बाकी के जो लेटर्स है उसमें हम ए आर्टिकल यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें आप प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं ये ध्यान में रख के आपको आर्टिकल लगाना है। तो और द जो है वो हम कोई निश्चित चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है दिस इज़ डैश यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ए और एन में से कोई एक आर्टिकल आएगा, लेकिन कौन सा आएगा वो हमको चुनना है। यूनिवर्सिटी जब हम प्रोनाउंस करते हैं तब य से उसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है, ऊ से स्टार्ट नहीं होता। तो इसमें जो है आर्टिकल जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे, वो आर्टिकल होना चाहिए अ, क्योंकि य जो है य के लिए हम यूज़ करेंगे, य के लिए हम यूज़ करेंगे वाई, और वाई के आगे आर्टिकल आता है अ। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो बुक ले लेते हैं जैसे कि, तो बुक के आगे अ आर्टिकल आएगा, अ बुक। उसके बाद में टेबल ले लेते हैं। टेबल के लिए टी है, वो वोवेल नहीं है, तो उसमें भी अ आर्टिकल आएगा। उसके बाद में एप्पल ले लेते हैं, तो एप्पल के आगे एन आर्टिकल आएगा, एन एप्पल, एन एप्पल। उसके बाद में इवेंट ले लेते हैं, एन इवेंट आ जाएगा। और आर मतलब एक घंटा, तो आर के आगे क्या आएगा, आर जो है बोलने में जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो अ से करते हैं, इसलिए अ जो है अ के आगे एन आर्टिकल आता है क्योंकि ए है। तो आर के लिए एन आर आ जाएगा, भले ही स्पेलिंग में एच है लेकिन आगे क्या आएगा, एन।
इसीलिए आप जब भी आर्टिकल लगाए तब उसका प्रोनाउंसिएशन किस हिसाब से है, प्रोनाउंसिएशन देख के आप आर्टिकल लगा सकते हैं। जब भी AEIOU से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो उसमें एन आर्टिकल आएगा, या स्पेलिंग में AEIOU है तो एन आर्टिकल आएगा, लेकिन जब भी कॉन्सोनेंट से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है तो आप अ आर्टिकल लगा सकते हैं। दिस इज़ डैश यूनिवर्सिटी, तो इसमें आ जाएगा दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी। लेकिन फ्रेंड्स जब भी हम कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, जैसे कि आपको दिया हुआ है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, तो उसमें आ जाएगा द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। इसका आप ध्यान रखिए। कोई निश्चित चीज़ के लिए हम द यूज़ करते हैं, जैसे द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, द हिमालयास, द 1 ईयर प्लान, ऐसे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेते हैं। इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। नीचे के वाक्य में सही एक्शन वर्ड चुने। तो फ्रेंड्स जानते हैं सबसे पहले कि एक्शन वर्ड होता क्या है। तो एक्शन वर्ड और क्रियापद कोई क्रिया बताता है, कोई भी इंसान के लिए, प्राणी या पक्षी के लिए, या वस्तु से संबंधित वो क्रिया हो सकती है। मतलब जो भी कोई इंसान, प्राणी या पक्षी या वस्तु कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो क्रिया मतलब एक्शन, और वो जो क्रिया है उसको बताने के लिए एक्शन वर्ड या फिर क्रियापद यूज़ करते हैं। जैसे कि वॉच, जंप, थिंक, ये सब जो है एक्शन वर्ड्स है। प्ले, टॉक, ये सब जो है एक्शन वर्ड्स है। तो यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस, माई फादर डिलीवर्ड द पार्सल। मेरे पिताजी ने पार्सल डिलीवर किया। तो यहाँ पे माई फादर कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो डिलीवरिंग की। ठीक है, तो डिलीवर्ड जो है ये आपका एक्शन वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, आंसर बी, डिलीवर्ड द पार्सल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। व्हेन इज़ कैपिटल लेटर यूज्ड। कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ होता है। तो हमें पता है दोस्तों कि कैपिटल लेटर जो है जब भी कोई नाम होता है, जो कोई पर्टिकुलर किसी का नाम होता है, कोई प्लेस का नाम होता है, सेंटेंस का बिगिनिंग होता है, तो हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस जो भी आपका वाक्य है उसकी शुरुआत में कोई पर्सन के नाम में या कोई प्लेस के नाम में। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबो। तो डी इसका आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट है स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस। वाक्य का प्रकार बताइए। कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन। ये जो वाक्य है इसका आपको प्रकार बताना है कि किस तरह का ये वाक्य है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वाक्य के प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कि कथात्मक वाक्य जिसमें हम किसी से कुछ कहते हैं सिंपल तरीके से। बाद में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब किसी से इंट्रोगेशन करना। इंट्रोगेशन मत करना मतलब किसी से कुछ बात पूछना, जैसे कि डू यू नो व्हाट इट इज़, वेयर आर यू, ये सब एग्जांपल्स है। बाद में इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब किसी को कुछ कमांड देना या इंस्ट्रक्शन देना या कुछ चीज़ करने के लिए कहना, उसको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। बाद में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन वो डिक्लेयर करता है, ऐसा सेंटेंस विच एक्सप्रेसिस स्ट्रॉन्ग इमोशन। वो एंगर हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है। जैसे कि एक सेंटेंस एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज इट इज़। सेकंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी सेंटेंस उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और जो भी सेंटेंस उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है उसको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, मतलब किसी को कोई चीज़ करने के लिए कह रहे हैं, तो ये सेंटेंस जो है वो हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, इम्परेटिव। रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ क्वेश्चन। शब्दों को सही क्रम में लगाकर प्रश्न बनाइए। काइंड ऑफ, व्हाट इज़ दिस मशीन, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमको जो भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं उसका फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे व्हाट से व्हाट दिख रहा है हमको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहला ए ऑप्शन है
काइंड ऑफ मशीन, व्हाट इज़ दिस, तो ये व्हाट से शुरू नहीं हो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज़ दिस, ये सही साउंड कर रहा है। व्हाट काइंड मशीन इज़ दिस ऑफ, ये सही नहीं लग रहा है। ऑफ जो है काइंड के साथ ज़्यादातर आता है, और डी है मशीन इज़ व्हाट काइंड ऑफ, तो इसमें जो है बी सही साउंड कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज़ दिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही टुक द लंच डैश द बस। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं ये हमको देखना है। इन, इनसाइड, एट और ऑन, इसमें से कौन सा प्रेपोजिशन डैश द बस डैश में लगेगा वो हमको आंसर देना है। तो सबसे पहले हमको ये रूल्स पता होने चाहिए कि कब हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, कब एट और कब इन प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑन प्रेपोजिशन के रूल्स देखते हैं। ऑन प्रेपोजिशन जो है, कोई चीज़ अगर सतह पर है, कोई सपाटी पे है, तो हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर। और ऑन प्रेपोजिशन जो है कोई पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर डेट बताने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ऑन 14th ऑफ जनवरी, ऑन वेडनेसडे, तो ऑन प्रेपोजिशन जो है वो इस तरह कोई पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर डेट बताने के लिए यूज़ होता है। अब देखते हैं एट प्रेपोजिशन कब यूज़ होता है। एट प्रेपोजिशन कोई पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि किसी को 10 बजे कहीं पे मिलना है, तो हम उसके लिए बता सकते हैं वी विल मीट एट 10 AM। कोई प्लेस पे किसी को मिलना हो या कोई प्लेस बताना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट द पार्क, एट द क्लब, एट द स्टेडियम। और ईमेल एड्रेस में भी हम एट यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन प्रेपोजिशन कब यूज़ होता है। तो अगर कोई दिन में, कोई मंथ में या कोई सीज़न के दरमियान कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए हम इन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द समर, इन मार्च। इस तरह हम इन का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ कोई शेप में है, कोई रंग में है, ये बताने के लिए भी हम इन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन रेक्टेंगल शेप, इन ब्लू कलर, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमने सब रूल्स देख लिए, कब हम इन यूज़ कर सकते हैं, कब एट यूज़ कर सकते हैं, कब ऑन यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है, ही टुक द लंच डैश द बस। जब भी कोई बड़ा व्हीकल होता है जिस पे कोई एक्टिविटी होती है, जैसे कि ट्रेन है, बस है, प्लेन है, और जो चीज़ डिपार्ट हो सकती है, उसके लिए हम जनरली ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर आ जाएगा आंसर डी, ऑन द बस। ही टुक द लंच ऑन द बस। अगर यही चीज़ हमें कार के लिए दी होती, ही टुक द लंच डैश द कार, तो कार के लिए हम जनरली इन द कार यूज़ करेंगे, लेकिन बस, ट्रेन, एरोप्लेन जो कि बड़े व्हीकल है, उसके लिए हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश यू वाटर द प्लांट्स दे विल डैश डाई। ये क्वेश्चन के लिए हमको अनलेस का मीनिंग पता होना चाहिए। अनलेस का मीनिंग होता है जो नहीं करोगे तो इफ़ यू डैश यू वाटर द प्लांट्स दे विल डैश डाई। तो अगर हम पौधों को पानी पिलाएंगे तो वो नहीं मरेंगे। ऐसा इस क्वेश्चन का
हिंदी में ट्रांसलेशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर कोई सेंटेंस में इफ़ प्लस नॉट यूज़ होता है तो वो अनलेस के बराबर होता है, और अगर कोई सेंटेंस में इफ़ यूज़ हुआ है तो वो अनलेस प्लस नॉट के बराबर होता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ यू रीड यू विल लर्न। इफ़ यू रीड यू विल लर्न, तो इसमें इफ़ के बदले हमें अनलेस प्लस नॉट यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ कर सकते हैं? सेंटेंस है इफ़ यू रीड यू विल लर्न, तो उसके बदले हमको इफ़ के बदले सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अनलेस। अनलेस यू रीड, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो यू विल नॉट लर्न। तो इस तरह हम अनलेस इफ़ के बदले हमने रख दिया अनलेस प्लस नॉट। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके लिए हम इफ़ यू वाटर द प्लांट्स दे विल नॉट डाई। सबसे पहले ये सोच सकते हैं अनलेस यू वाटर द प्लांट्स दे विल नॉट डाई। अनलेस मतलब तो अगर नहीं करोगे तो ये नहीं आ सकता। थर्ड जो है इफ़ यू वाटर द प्लांट्स दे विल अनलेस डाई। अनलेस ज़्यादातर जो भी सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत में आता है। और लास्ट ऑप्शन है इफ़ यू वाटर द प्लांट्स दे विल नेवर डाई। ऐसा नहीं हो सकता, प्लांट जो है कोई रीज़न से मर भी सकता है। तो यहाँ पे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, इफ़ यू वाटर द प्लांट्स दे विल नॉट डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द सेंटेंस। सही डिस्क्राइबिंग वर्ड चुने। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब ऐसे शब्द जो कोई इंसान, प्राणी, पक्षी या कोई चीज़ का वर्णन करे और उसकी डिटेल्स हमको साझा करे, उसकी डिटेल्स हमको बताए, उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर इज़ अ यूज़फुल टूल। तो यहाँ पे यूज़फुल मतलब के उपयोगी, स्क्रू ड्राइवर एक उपयोगी टूल है। अर्जुन इज़ वेयरिंग अ येलो शर्ट, तो अर्जुन ने शर्ट जो पहना है उसका कलर येलो है, तो येलो शर्ट, यहाँ पे येलो जो है शर्ट के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड है। राधा लिव्स इन अ लवली हाउस, तो यहाँ पे लवली जो है ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो कोई चीज़ के लिए कलर बताने के लिए, उसकी साइज़ बताने के लिए या क्वालिटी बताने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कलर बताने के लिए अ ब्लू यूनिफॉर्म, साइज़ बताने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अ लॉन्ग ब्रिज, क्वालिटी बताने के लिए किसी इंसान की क्वालिटी या किसी क्वालिटी बताने के लिए जैसे कि अ हैप्पी फेस, अ हार्ड वर्किंग बॉय, तो ये इंसान की क्वालिटी हो गई। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है वो किसी इंसान, प्राणी, पक्षी या वस्तु का वर्णन करने के लिए या उसकी डिटेल्स बताने के लिए या कोई चीज़ का कलर, साइज़ और किसी इंसान की क्वालिटी बताने के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पे दिस इज़ अ डैश हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा जो होता है, तो दिस इज़ अ डैश हैमर। तो सबसे पहले आपने टूल्स पढ़े होंगे, तो हैमर के अलग अलग टाइप आते हैं, क्रॉस पेन हैमर, बॉल पेन हैमर। तो यहाँ पे ये जो हैमर है सिर्फ क्रॉस नहीं हो सकती, सिर्फ पेन नहीं हो सकती, क्रॉस पेन मतलब कि इसके लिए सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइबिंग वर्ड? ऑप्शन ए ईट, ऑप्शन बी रिपेयर, ऑप्शन सी हॉट, ऑप्शन डी सूप। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ईट जो है वो कोई क्रिया जो है जैसे कि खाना खाना, इसके लिए है। रिपेयर जो है ये भी एक कोई वर्ब के लिए यूज़ हुआ है।
हॉट जो है, अगर सूप है वो हॉट है, तो ये एक सूप का क्वालिटी डिस्क्राइब कर रही है। तो यहाँ पे ज़्यादातर सी ऑप्शन बेस्ट सूटेबल है। सूप जो है वो किसी चीज़ का नाम देने के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हॉट जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो यहाँ पे आंसर सी हॉट आ जाएगा। द वर्ड व्हेन डिनोट्स, व्हेन सूचक कब होता है। ए ऑप्शन है प्लेस बताने के लिए, बी ऑप्शन है कोई चीज़ बताने के लिए, सी ऑप्शन है कोई पर्सन को बताने के लिए, या डी ऑप्शन है टाइम बताने के लिए। तो प्लेस बताने के लिए हम वेयर यूज़ करते हैं, कोई चीज़ बताने के लिए हम ज़्यादातर व्हाट का यूज़ कर सकते हैं, कोई पर्सन को बताने के लिए हम हु का यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर टाइम बताने के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा नॉन वर्बल संप्रेषण है, नॉन वर्बल प्रकारનો संवाद। तो सबसे पहले नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन के दो टाइप्स है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हम बोल के, लिख के, जो भी कम्युनिकेशन वर्ड्स के द्वारा करते हैं उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर कोई चीज़ हम बोल के या लिख के नहीं, लेकिन हम फेशियल एक्सप्रेशन से, कुछ जेस्चर्स से, जैसे कि इशारों से कुछ चीज़ कहते हैं, तो उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है टॉकिंग टू कलीग्स, मतलब आपके सहपाठी से बात करना। बी फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे कि आंख बड़ी करना या मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाना। सी ऑप्शन टॉकिंग ओवर फोन, और डी ऑप्शन टॉकिंग टू कलीग्स, मतलब आपके कलीग से बात करना। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है टॉकिंग टू कलीग्स और फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन वर्बल टाइप का कम्युनिकेशन हो जाएगा। विच ऑफ दिस फ्रेजेज विल यू यूज टू गिव ओपिनियन। इंग्लिश लिटरेसी में एक टॉपिक आपका ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन में से ये एक क्वेश्चन है। तो ग्रुप डिस्कशन जब करते हैं तब हम किसी से कुछ, कभी हम किसी से एग्री होते हैं, कभी किसी से हम डिसएग्री होते हैं, कभी किसी को हम सुझाव देना चाहते हैं। तो इसमें है इनमें से कौन सा वाक्यांश अभिगम देने के लिए उपयोग में आता है। तो जब हम किसी को कोई पॉइंट, अगर हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, हमको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो क्लैरिफाई पॉइंट करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, आई एम सॉरी, आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड यू। अगर आपको कोई ओपिनियन देना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर्सनली आई थिंक दैट, और इन माई ओपिनियन इट शुड बी लाइक दिस। अगर आप किसी से एग्री हो रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, आई एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट। अगर आप किसी से डिसएग्री हो रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट। अगर आप किसी को इंटरप्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, आई वुड लाइक टू से, और आप कह सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट बट इट शुड बी लाइक दिस। अगर आप कोई चीज़ को समराइज़ करना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन में जो भी बंदा समराइज़ करता है उसमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो समराइज़ करने के लिए हम ऐसे सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, डू वी एग्री दैट, या ऐसा सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, सो टू सम अप वी हैव डिसाइडेड दैट। तो यहाँ पे ओपिनियन देने के लिए हम आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस,
ये यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर डी आ जाएगा। द एक्सप्रेशन टू सम अप इज़ यूज टू डैश। तो हमने देखा कि अगर हमको डिस्कशन का समराइज करना हो या फिर एंड करना हो तो हम टू सम अप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको डिस्कशन एंड करना हो तो हम टू सम अप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एंड अ डिस्कशन आ जाएगा। विच एक्सप्रेशन वुड यू चूज टू एग्री विथ समवन। अगर आपको किसी से सहमति जतानी हो तो आप कौन सा सेंटेंस यूज़ करोगे। तो हमने देखा कि अगर हमको किसी से सहमति जतानी हो तो हम यूज़ कर सकते हैं कि आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू और आई एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट, और हम यूज़ कर सकते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है इन माई एक्सपीरियंस। इन माई एक्सपीरियंस अगर आपको किसी से डिसएग्री करना हो और आपको बोलना हो कि इन माई एक्सपीरियंस इट इज़ लाइक दिस, तो आप इन माई एक्सपीरियंस कह सकते हो। सी ऑप्शन है इट इज़ कंसिडर्ड। डी ऑप्शन है यस बट। तो यहाँ पे यू आर एब्सोल्युटली राइट जो है वो सेंटेंस अगर हमको किसी से एग्री करना हो तो हम जनरली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी यू आर एब्सोल्युटली राइट है। अगर हमें किसी से सहमति जतानी हो तो हम यूज़ करते हैं। हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हम डिसएग्री कैसे कर सकते हैं। तो हम डिसएग्री कर सकते हैं आई एम सॉरी आई डोंट एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आई एम नॉट श्योर आई एग्री विथ यू द रीज़न इज़, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आई डोंट सी योर पॉइंट ऑफ व्यू एट ऑल। तो यहाँ पे है आई डोंट लाइक वॉट यू से। बी आई डोंट एग्री। सी आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री विथ यू इन दिस। डी आई एम अफ्रेड। सबसे पहला है आई डोंट लाइक, मतलब आपको अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने कहा। आई डोंट एग्री ये थोड़ा सख्त शब्दों में हो जाएगा, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री विथ यू इन दिस, मुझे डर है मैं आपसे सहमति नहीं जता रहा हूँ। तो ये थोड़ा पोलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट सूट होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड। सही शब्द से खाली जगह भरिए। द कंपनी डैश गुड्स टू वियतनाम। ए ऑप्शन है एक्सपोर्ट्स, बी ऑप्शन है बाइज, सी ऑप्शन है फॉल्स, डी ऑप्शन है गोज। तो एक्सपोर्ट मतलब चीज़ें बाहर भेजना और इंपोर्ट मतलब बाहर से चीज़ें अपने यहाँ लाना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बेस्ट सूटेबल होगा। अगर बाइज होता तो फ्रॉम वियतनाम आता, द कंपनी बाइज गुड्स फ्रॉम वियतनाम। फॉल्स तो इसमें आ नहीं सकता और गोज भी आ नहीं सकता, द कंपनी गोज गुड्स टू वियतनाम ऐसा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बेस्ट सूटेबल होगा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस। ओल्ड मैन स्लैश रीडिंग स्लैश वॉज स्लैश द पेपर। तो यहाँ पे ओल्ड मैन वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर ऐसा हमको लग रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, द ओल्ड मैन वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, इज़, एम आर, वॉज, वर, या फिर हैव, हैज़, या फिर हैड। उसके बाद में हम जो भी एक्शन वर्ड होता है या फिर उसको हम वर्ब या क्रियापद कहते हैं वो यूज़ करते हैं, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस है उसमें द ओल्ड मैन जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, रीडिंग ये एक वर्ब है, और न्यूज़पेपर एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें द ओल्ड मैन वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे
सी ऑप्शन जो है द ओल्ड मैन वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये बेस्ट सुटेबल होगा। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डैश, ऑल दिस वाइल ये नहीं आ सकता, वाइल मतलब दौरान। ऑल दिस डेज ये आएगा, ऑल दिस ड्यूरिंग भी नहीं आएगा, मतलब भी दौरान। ऑल दिस ऑलवेज हमेशा ये भी नहीं आएगा, तो वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज, बी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया इंजॉयज प्लेइंग इन द रेन, इसमें नेमिंग वर्ड्स आपको पहचानना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं कि नेमिंग वर्ड्स क्या होता है। तो अगर हम किसी चीज़ को कोई नाम देते हैं, कोई पर्सन को कुछ नाम देते हैं, कुछ प्लेस को नाम देते हैं, कोई एनिमल या बर्ड को कुछ नाम देते हैं, किसी चीज़ को कुछ नाम देते हैं, यानी कि उसकी पहचान के लिए उसे जो वर्ड दिया हुआ है उसको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे किसी पर्सन का नाम राजू है तो राजू उसका नेमिंग वर्ड है। कोई प्लेस है उसका नाम मान लीजिए कि ताजमहल, तो ताजमहल उसका नेमिंग वर्ड है। किसी एनिमल का नाम जैसे कि टाइगर है तो वो उसका नेमिंग वर्ड है। किसी वस्तु के लिए मतलब कोई चीज़ के लिए हम देखें, मान लो कि सेब है तो उसको एप्पल के नेमिंग वर्ड से हम जानते हैं। तो यहाँ पे रजिया इंजॉयज प्लेइंग इन द रेन, तो यहाँ पे नेमिंग वर्ड कौन सा है? तो रजिया जो है वो एक पर्सन को नाम दिया गया है, तो यहाँ पे रजिया नेमिंग वर्ड है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार को पहचानिए। लीव द रूम इमीडिएटली, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो ज़्यादातर किसी से कुछ चीज़ पूछने के लिए या फिर क्वेश्चन मार्क से जो भी सेंटेंस एंड हो रहे हैं वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब कोई सडन इमोशन आपको बतानी हो तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करेंगे, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स से कंप्लीट होगा। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब अगर आप किसी को कुछ कमांड दे रहे हो, किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंसेस, जैसे कि दिस बैग इज़ इन रेड कलर, तो एक ये सिंपल सेंटेंस है, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, कथात्मक वाक्य। तो यहाँ पे सेंटेंस है लीव द रूम इमीडिएटली, तो ये किसी को कोई चीज़ करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हेन डैश। अभी फ्रेंड्स ग्रीटिंग्स जो है वो दो तरह के रहते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। अगर हम अपने से बड़ी एज के लोगों से मिलते हैं, अगर हम हमारे से कोई पोस्ट पे बड़ा हो उसको मिलते हैं, अगर हम अपने जॉब प्लेस पे किसी को मिल रहे हैं उससे अगर बात कर रहे हैं, तो हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर फॉर्मल ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, अगर हम अपने से छोटी आयु के इंसान से मिल रहे हैं, तो हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स जैसे कि किसी को गुड मॉर्निंग कहना, गुड आफ्टरनून कहना, अगर आप अपने इंस्ट्रक्टर से मिल रहे हैं और आप उनको गुड मॉर्निंग कहते हो, गुड आफ्टरनून कहते हो। अगर आप किसी बैंक पे गए हो, बैंक पे आप रिसेप्शन पे बात करते हो, किसी हॉस्पिटल में गए हो, अगर आप किसी बैंक, होटल या हॉस्पिटल में कोई रिसेप्शन पे बात कर रहे हो, तो वो आप फॉर्मल ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं या वहाँ पे आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना रहेगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने से छोटी एज के इंसान के साथ कर सकते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हम जैसे कि किसी को बोलते हैं हे व्हाट्सअप, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स के लिए आप हाय, हाउ यू, हे व्हाट्सअप,
ऐसे शॉर्ट में अगर बोलते हो तो उसे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स कहा जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मल ग्रीटिंग्स जो है, ए ऑप्शन है, मीटिंग समवन न्यू और ओल्डर इन एज। अगर हमसे कोई एज में बड़ा है तो हम उनसे फॉर्मल ग्रीटिंग्स से ही बात स्टार्ट करते हैं। मीटिंग हायर ऑफिशियल, हमारे से बड़ी पोस्ट पे है, उनको भी हमको फॉर्मल ग्रीटिंग्स देना होता है। बिजनेस मीटिंग्स में भी हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबोव ऑप्शन आना चाहिए। हे कम एंड जॉइन अस, टू हुम विल यू से दिस, ये आप किसे कहेंगे? तो अगर हे या फिर हाय व्हाट्सअप, ये सब जो है ये ज़्यादातर हम अपने फ्रेंड से या अपने से छोटी एज के इंसान को कहेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड, ए फ्रेंड ऑप्शन, बी पेरेंट अपने माता पिता से, सी सुपीरियर अपने से बड़ी पोस्ट वाले से, या डी टीचर। तो इसमें फ्रेंड को हम हे कम एंड जॉइन अस ऐसा कह सकते हैं। ये आप इनफॉर्मली कम्युनिकेशन करेंगे। चूज अ करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न के लिए सही प्रत्युत्तर चुनिए। व्हाट डू यू डू? फ्रेंड्स, ज़्यादातर व्हाट डू यू डू जो है वो आपका प्रोफेशन जानने के लिए आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है इट इज़ एट कुमारन नगर चेन्नई। बी ऑप्शन है आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे उसका प्रोफेशन बताया गया है, वो क्या करता है वो बताया गया है। सी ऑप्शन है आई गो बाई ट्रेन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इवन विदाउट स्पीकिंग पीपल में अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स थ्रू योर डैश। बोले बिना इंसान आपकी भावनाओं को ब्लैंक के जरिए समझ सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है फेशियल एक्सप्रेशन, बी ऑप्शन है बॉडी लैंग्वेज, सी ऑप्शन है जेस्चर्स। हम दो तरह के कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन हम वर्बली करते हैं, यानी कि बोल के या लिख के, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे चेहरे के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से या जेस्चर्स, इशारों से जो भी हम बात करते हैं उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर किसी को हम चीज़ समझाने के लिए जो भी हम एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये सभी जो है ए, बी और सी, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एक जरिए है, और ये तीनों ऑप्शन के जरिए हम बोले बिना किसी को अपनी भावनाओं को बता सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, इनमें से कौन सा वाक्य सही पंक्चुएशन के साथ है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले पंक्चुएशन मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो पंक्चुएशन मार्क्स मतलब क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन मार्क किसी को कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, उसके लिए एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंस में। कॉमा जो है, दो सेंटेंस को अगर जोड़ा गया हो तो बीच में हम कॉमा रखते हैं। और फुल स्टॉप जो है, अगर कोई सेंटेंस एंड हो रहा है तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करेक्ट पंक्चुएशन पहचानने हैं। तो यहाँ पे कॉमा जो है सही तरह से लगाए गए हैं, एंड की पोजीशन भी सही लग रही है। बी ऑप्शन है द बॉक्स इज़ फुल ऑफ नट्स बोल्ट्स, इसमें कॉमा नहीं है तो ये गलत होगा। द बॉक्स इज़ फुल ऑफ नट बोल्ट्स, तो नट्स बोल्ट्स, तो नट्स बोल्ट्स में डैश स्पेस भी नहीं है और कॉमा भी नहीं है, तो ये ज़्यादातर गलत हो जाएगा। और डी जो है द बॉक्स इज़ फुल ऑफ नट्स सेमीकोलन बोल्ट्स सेमीकोलन स्क्रूज एंड नेल्स। तो फ्रेंड्स, सेमीकोलन यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे कॉमा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही पंक्चुएशन मार्क्स के साथ दिया हुआ है, तो आंसर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। फ्रेंड्स, आपको भारत स्किल्स पे जो भी पीडीएफ अवेलेबल कराया गया है वो पीडीएफ में से ही ज़्यादातर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके अलावा कोई कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो भी आप देख लीजिए। तो इसी तरह हम अगर तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पास हो पाओगे। तो हर एक मॉड्यूल के लिए हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन का दबा के आप नोटिफिकेशंस नेक्स्ट वीडियो के लिए प्राप्त कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।